ट्रेन की गड़गड़ाहट के बीच निशा अपनी माँ की गोद में सिर रखे लेटी थी। बाहर अंधेरा था, पर अंदर निशा की चुटकुलों की महक। मम्मी, आप देखना, जैसे हम नानी के घर पहुंचेंगे, मैं सबसे पहले वो पुराने पेड़ वाले अमरूद तोड़ूंगी। पापा को तो आप चढ़ने नहीं दोगी। बदमाश कहीं की, अपनी फिक्र कर। पापा तो आज भी तुझसे तेज पेड़ पर चढ़ सकते हैं। सुन लिया निशा, तेरी माँ को आज भी मुझ पर पूरा भरोसा है। वैसे निशा, इस बार कॉलेज के रिजल्ट में अगर टॉप किया तो जो मांगेगी वो मिलेगा। वादा? फिर तो मुझे डिजिटल कैमरा ही चाहिए। तभी एक जोरदार झटका लगा, चीख पुकार, लोहे के टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाज, और फिर सब कुछ काला पड़ गया। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच जब निशा की आंखें खुली तो बगल में उसकी बुआ बैठी रो रही थी। बुआ, मम्मी कहाँ है? पापा को बुलाओ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बुआ ने कुछ नहीं कहा, बस निशा को गले लगा लिया। उनकी सिसकियों ने वो सब कह दिया जो शब्द नहीं कह पा रहे थे। लोग सांत्वना देने आए। कोई कहता बेचारी अनाथ हो गई, तो कोई कहता सौतेली माँ थी, अच्छा हुआ उसका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। खबरदार जो किसी ने मम्मी के लिए सौतेली शब्द इस्तेमाल किया। मेरी सगी माँ तो मुझे याद भी नहीं। उन्होंने ही मुझे पाला, मुझे निशा बनाया। वो मेरी माँ थी, मेरी जान थी। हादसे के 3 महीने बाद निशा कॉलेज लौटी। वो निशा जो क्लास की जान थी, अब एक चलता फिरता साया बन गई थी। अरे निशा, चलना यार, कैंटीन में आज समोसे की पार्टी है। तू नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। मुझे भूख नहीं है रोहन, मुझे लाइब्रेरी जाना है। अरे यार, कब तक ये मातम मनाएगी? जो गए वो तो चले गए, तू तो अपनी लाइफ जी। तू कितनी चुलबुली थी, अब तो शक्ल देख के डर लगता है। डर लगता है तो मत देखो। तुम्हें क्या लगता है हंसना इतना आसान है? मेरे कंधों पर 2 छोटी जानों की जिम्मेदारी है, और तुम समोसे की बात कर रहे हो। हम तो बस तुझे खुश देखना चाहते हैं। खुशी मर गई उसी दिन उस पटरी पर, अब सिर्फ जिंदा रहना बाकी है। घर पहुंचते ही निशा का सामना वास्तविकता से होता। 5 साल की प्रिया और 3 साल की रिया, जिन्हें अभी ये भी नहीं पता था कि मौत क्या होती है। दीदी, भूख लगी है, मम्मी कब आएंगी? उन्होंने कहा था वो नानी के यहाँ से गुड़िया लाएंगी। मम्मी अभी भगवान जी के पास बिजी हैं प्रिया। उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए खाना बनाने। देखो, आज मैं पराठे बनाऊंगी। नहीं, मुझे मम्मी की गोदी में सोना है। चलो, अपनी बिटिया को गोद में भी उठाऊंगी और लोरी भी सुनाऊंगी, ओके? निशा ने रिया को गोद में उठाया। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने अपनी कोख से बच्चे जन्ने में सालों की देरी की थी, ताकि निशा को कभी अकेलापन महसूस ना हो। उन्होंने अपनी पूरी जवानी निशा के नाम कर दी थी, और अब निशा की बारी थी। निशा की दिनचर्या किसी तपस्या से कम नहीं थी। सुबह 4 बजे उठकर बच्चों का टिफ़िन बनाना, उन्हें तैयार करना, फिर भागते हुए कॉलेज जाना। कॉलेज में वो सबसे जीनियस थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उसकी थकान की कहानी कहते थे। निशा, तुम्हारी असाइनमेंट सबसे अच्छी है, लेकिन तुम क्लास में सो रही थी, क्या बात है? सॉरी सर, रात भर मेरी छोटी बहन रिया को बुखार था। उसे सुलाते सुलाते सुबह के 3 बज गए। फिर पढ़ाई की। बेटा, तुम अभी खुद 19 साल की हो, ये सब कैसे करोगी? सर, जब मेरी माँ ने मुझे अपनाया था, तब उन्होंने भी अपनी उम्र नहीं देखी थी, बस प्यार देखा था। मैं हार नहीं मान सकती। एक रात प्रिया को तेज नींद में डर लगा और वो जोर जोर से रोने लगी। दीदी, मुझे डर लग रहा है। पापा कहाँ है? मैं हूँ न रिया, फिर डर क्यों लग रहा? आओ मेरे पास, आओ मेरी गोद में। रिया के पापा आएंगे, नए खिलौने लाएंगे, रिया को हंसाएंगे। निशा दोनों को सीने से चिपकाकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अंधेरे कमरे में 3 बच्चे एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। डरो मत प्रिया, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे पापा भी हूं और मम्मी भी। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। दीदी, आप कभी रोती क्यों नहीं? क्या आपको मम्मी की याद नहीं आती? निशा की आंखें भर आईं। उसने महीनों से अपने आंसू रोक रखे थे, ताकि बच्चे कमजोर न पड़े। आती है बेटा, बहुत आती है, पर अगर मैं रोऊंगी तो तुम्हें हंसाएगा कौन?
एक दिन मकान मालिक किराए के लिए घर आ धमका। देखो निशा, तुम्हारे बाप ने कोई बीमा तो कराया नहीं था। अब ये घर खाली करो या किराया दो। एक लड़की इन 2 बच्चों को कैसे पालेगी? इन्हें किसी अनाथ आश्रम भेज दो। जुबान संभाल के बात कीजिए। ये बच्चे अनाथ नहीं हैं, इनकी वारिस मैं हूँ। कल आपको आपका किराया मिल जाएगा और अनाथ आश्रम की सलाह अपने पास रखिए। उसने अपनी माँ के गहने बेचने का फैसला किया, वो गहने जो उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए रखे थे। अंकल, ये कंगन रख लीजिए, मुझे इनके बदले पैसे चाहिए। बेटी, ये तो बहुत कीमती हैं। तेरी माँ ने बड़े चाव से बनवाए थे। मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। क्या मैं उनकी बेटियों के लिए ये चंद टुकड़े नहीं दे सकती? आप प्लीज़ पैसे दे दीजिए। हादसे के 6 महीने बीत चुके थे। राहुल, जो निशा से पागलों की तरह प्यार करता था, कॉलेज की कैंटीन में घंटों से उसका इंतजार कर रहा था। निशा आई, पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। आखिर चल क्या रहा है निशा? 3 हफ्ते से तुमने मेरा एक फोन नहीं उठाया। मैसेज सीन करती हो पर जवाब नहीं देती। क्या मैं अब अजनबी हो गया हूँ? राहुल, मैं बहुत व्यस्त थी। घर पर बहुत काम रहता है और फिर कॉलेज की पढ़ाई। व्यस्त? हम सब पढ़ रहे हैं। निशा, रोहन, प्रिया, समीर सब यही हैं। सब घूम रहे हैं, नोट्स शेयर कर रहे हैं। बस तुम हो जो गायब हो गई हो। क्या उस हादसे ने तुम्हारा दिमाग भी सुन कर दिया है? प्लीज़ राहुल, चिल्लाओ मत, लोग देख रहे हैं। देखने दो, सबको पता चलना चाहिए कि निशा कितनी पत्थर दिल हो गई है। याद है वो वादे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कहाँ गए वो सब? अगर तुम्हें ये रिश्ता बोझ लग रहा था तो शुरू ही क्यों किया? जब प्यार निभाना नहीं आता तो किया क्यों था? बोझ नहीं है राहुल, बस परिस्थितियां बदल गई हैं। परिस्थितियां नहीं, तुम बदल गई हो। तुम डरपोक हो। तुम्हें लगा होगा कि राहुल अब तुम्हारी लाइफ में रुकावट बनेगा। जाओ, जी लो अपनी ये खामोश जिंदगी। आज के बाद मेरा चेहरा नहीं देखोगी। निशा चुपचाप रोती रही, उसका सिर झुका रहा। उसने एक बार भी नहीं कहा कि उसके घर में 2 मासूम बच्चे भूखे उसका इंतजार कर रहे हैं। राहुल पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। कुछ महीने बीत गए। राहुल ने निशा से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन उसके दिल में नफरत की आग जल रही थी। एक शाम राहुल अपने दोस्त समीर के साथ निशा के मोहल्ले से गुजर रहा था। उसने देखा कि निशा एक हाथ में भारी राशन का थैला और दूसरे हाथ में एक छोटी बच्ची के साथ कहीं जा रही है। देखो इसे, यहाँ भी ड्रामा कर रही है। मोहल्ले वालों की सहानुभूति चाहिए शायद। राहुल, तू सच में अंधा हो गया है क्या? तुझे सच में नहीं पता कि वो बच्ची कौन है? मुझे क्या मतलब? उसकी कोई रिश्तेदार होगी। वो उसकी बहन है राहुल। उस हादसे में निशा ने सिर्फ माँ बाप नहीं खोए, अपनी जवानी भी खो दी। उन 2 छोटी बच्चियों की पूरी जिम्मेदारी इस 19 साल की लड़की पर है। मकान मालिक उसे निकालने की धमकी दे रहा है और वो रात रात भर जागकर फ्रीलांसिंग का काम करती है ताकि बच्चों की फीस भर सके और उन्हें एक अच्छा जीवन दे सके। राहुल के पैर वहीं जम गए। उसे अपने वो शब्द याद आए, जब प्यार निभाना नहीं आता तो किया क्यों था। अगले दिन राहुल निशा के घर पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर का नज़ारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। निशा ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे राहुल को अपनी गलती का एहसास करा रहे थे। निशा खड़ी हुई, उसकी आंखों में डर था कि कहीं राहुल फिर से चिल्लाने न लगे। राहुल, तुम यहाँ प्लीज़, तुम्हें जो कहना है बाहर चलकर कहो, यहाँ बच्चे डर जाएंगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। राहुल कुछ नहीं बोला। वो बस घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर झुका लिया। मुझे कुछ नहीं कहना निशा। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूं। मैंने तुम पर चिल्लाया, तुम्हें पत्थर दिल कहा, जबकि तुम तो खुदा का रूप बनी हुई थी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी राहुल, पर मुझे लगा तुम अपनी लाइफ खराब कर लोगे। मेरी जिंदगी अब इन 2 कमरों और इन 2 बच्चों तक सिमट गई है। इसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची थी। जगह तुम मत बनाओ निशा, जगह मैं खुद बनाऊंगा। अब से मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, कोई शिकायत नहीं होगी। बस मुझे अपने साथ रहने दो। उस दिन के बाद राहुल पूरी तरह बदल गया। उसने फिर कभी निशा से डेट पर जाने या फिल्म देखने की जिद नहीं की। वो एक साए की तरह उसकी मदद करने लगा, पर बिना किसी शोर के। राहुल, ये बिजली का बिल किसने भरा? और ये रसोई का सामान, ये कहाँ से आया? पता नहीं, शायद किसी फरिश्ते ने हमारी मदद की है। तुम अपनी असाइनमेंट पूरी करो,
रिया सो गई है। तुम अपनी पढ़ाई का नुकसान क्यों कर रहे हो? तुम रोज कॉलेज के बाद यहाँ आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, पार्क ले जाते हो। तुम्हारी अपनी भी तो लाइफ है। यही मेरी लाइफ है निशा। तुमने अपनी माँ का कर्ज चुकाना चुना, मैं अपना प्यार निभाने का कर्ज चुका रहा हूँ। बस मुझे दूर मत करना। एक शाम जब प्रिया बीमार थी, राहुल पूरी रात कुर्सी पर बैठा रहा ताकि निशा थोड़ी देर सो सके। राहुल, तुम थक गए होगे, जाओ सो जाओ। जब तुम नहीं थकी इतने महीनों से, तो मैं एक रात में कैसे थक जाऊंगा? निशा, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें समझने में इतनी देर कर दी। माफी मत मांगो राहुल, तुम्हारी ये खामोश मौजूदगी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कॉलेज के आखिरी साल के प्रोजेक्ट के दौरान निशा का लैपटॉप खराब हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसकी पूरी मेहनत उसी में थी। सब खत्म हो गया राहुल, कल सबमिशन है, मैं फिर से नहीं लिख पाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम सो, मैं इसे ठीक करवा कर लाता हूँ, या फिर तुम्हारे नोट्स से टाइप करूंगा। पूरी रात राहुल जागता रहा। उसने अपने हाथ से टाइप करके निशा का प्रोजेक्ट तैयार किया। सुबह जब निशा उठी तो टेबल पर फाइल तैयार थी और राहुल वहीं मेज पर सिर रखकर सोया हुआ था। माँ, आपने कहा था कि दुनिया बहुत जालिम है, पर आपने ये नहीं बताया था कि मुश्किल वक्त में खुदा किसी न किसी को फरिश्ता बनाकर भेज ही देता है। रिजल्ट का दिन आया। निशा ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। जब उसे मेडल मिल रहा था तो उसकी बहनें तालियां बजा रही थीं और भीड़ में पीछे खड़ा राहुल मुस्कुरा रहा था। निशा, इस कामयाबी का श्रेय किसे दोगी? सबसे पहले मेरी माँ को, जिन्होंने मुझे लड़ना सिखाया, फिर मेरी बहनों को जो मेरी प्रेरणा बनी, और एक ऐसे शख्स को जिसने मेरी खामोशी को समझा और मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा हाथ तब थामा जब मैं खुद को खो चुकी थी। बधाई हो टॉपर, अब तो मुझे भूल जाओगी। भूलना उन्हें पड़ता है जिन्हें हम याद करते हैं राहुल। तुम तो मेरी सांसों की तरह साथ रहे हो। क्या तुम अब भी मेरे साथ ये कांटों भरा रास्ता चलने को तैयार हो? निशा, गोल्ड मेडल मुबारक हो, पर तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? सर, मेडल से पेट नहीं भरता। घर का किराया 3 महीने से बाकी है। मुझे जल्द से जल्द नौकरी चाहिए। निशा, रुको जरा। तो फिर तुमने प्लेसमेंट सेल में मना क्यों कर दिया? वो बैंगलोर की जॉब थी, पैकेज भी अच्छा था। पागल हो गई है क्या? राहुल, मैं इन दोनों छोटी बच्चियों को लेकर एक नए शहर में कैसे जाऊं? मुझे इसी शहर में कुछ चाहिए, चाहे सैलरी कम हो। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, घर चलो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। शाम को घर पर निशा लैपटॉप पर आंखें गड़ाए बैठी है। रिया और प्रिया पास ही सो रही हैं। निशा, बस करो, रात के 2 बज रहे हैं, सो जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। राहुल, 50 जगह ईमेल किया है, कहीं से तो जवाब आएगा। निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, हम 4 साल से साथ हैं, अब ग्रेजुएशन भी हो गई, क्यों ना हम शादी कर लें? कम से कम तुम्हें इन पैसों की और अकेलेपन की चिंता तो नहीं होगी। शादी? राहुल, ये शादी का प्रस्ताव है या मुझ पर तरस खा रहे हो? तरस नहीं है निशा, ये प्यार है, ये दोस्ती है, भरोसा है हम दोनों का एक दूसरे पर। अभी नहीं राहुल, बिल्कुल नहीं। मेरी 2 बहनें अभी स्कूल में हैं। अगर मैंने अभी शादी की तो शायद मैं अपना पत्नी धर्म निभाने के चक्कर में अपनी बहनों को अनदेखा कर दूं, या अपनी बहनों के प्यार में तुमको ना नाराज कर दूं। प्लीज़ अभी मेरी मजबूरी समझो राहुल, प्लीज़। पर मैं भी तो हूँ, इनका ध्यान रखूंगा। नहीं राहुल, ये मेरी लड़ाई है। तुम अपनी लाइफ जियो राहुल, प्लीज़ मुझे अभी अपनी जंजीरों में मत बांधो। जंजीर? तुम्हें मेरा साथ जंजीर लगता है। ठीक है निशा, अगर तुम्हें सब अकेले ही करना है तो करो। आज के बाद मैं दखल नहीं दूंगा। सुनो तो राहुल, प्लीज़ सुनो, मेरा ये मतलब नहीं था। रुको प्लीज़ राहुल, प्लीज़ मेरी बात को समझो। 3 हफ्ते बीत गए। राहुल अब निशा के घर नहीं आता। निशा बेचैन है। वो राहुल को मनाने के लिए उसके घर पहुंचती है, पर एक अजीब सा हुलिया बनाए हुए है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाकर अपनी अकेली जंग लड़ो ना।
नमस्ते साहब, क्या आपके घर में कोई खड़ूस लड़का रहता है जिसका नाम राहुल है? ये क्या कॉमेडी है निशा। रिया और प्रिया ठीक है ना? अरे साहब, वो क्या है ना कि राहुल की गर्लफ्रेंड बड़ी घमंडी थी, तो मैंने सोचा मैं राहुल का बॉडीगार्ड बनकर निशा को सबक सिखाऊं। सच में बहुत बदतमीज लड़की है ना? निशा पागल हो गई हो क्या? सर पर चोट वोट तो नहीं लगी है तुम्हारे? चोट तो यहाँ लगी है राहुल। अरे यार मान जाओ ना, क्या भाव खा रहे हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए वो सड़े हुए समोसे भी खरीदे जो तुम्हें पसंद है। सड़े हुए नहीं, वो चटपटे होते हैं। वही वही। अच्छा बाबा सॉरी, शादी अभी नहीं कर सकती पर गर्लफ्रेंड तो रह सकती हो ना। और हाँ, अगर तुमने बात नहीं की तो मैं अगली बार सीधे तुम्हारी मम्मी से शिकायत करूंगी कि ये छोटा बच्चा मुझसे शादी की जिद कर रहा है। तुमसे कोई जीत नहीं सकता पागल लड़की, जिद्दी और एक नंबर की खड़ूस भी। शादी के पहले मुझे शेरनी की तरह धारना है, फिर बिल्ली की तरह ससुराल जाना है। अरे यार कुछ तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने दो। 6 महीने बाद एक बड़ी एमएनसी का ऑफिस। निशा और राहुल दोनों एक ऑफिस के बाहर बैठे हैं। मिस निशा और मिस्टर राहुल, आप दोनों को साथ में प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया है। निशा, मेरा टाई का नॉट ठीक है? बिल्कुल हीरो लग रहे हो। काला टीका लगा दूं क्या, कहीं नजर ना लग जाए? निशा आपका रेज्यूमे बहुत प्रभावशाली है। गैप ईयर में आपने फ्रीलांसिंग भी की और बच्चों को भी संभाला। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है भाई? सर, जब घर में 2 जोड़ी आंखें उम्मीद से आपको देख रही हों तो थकने का विकल्प खत्म हो जाता है। वेरी वेल। और राहुल, आपकी टीम वर्क स्किल्स कमाल की हैं। हमें आप जैसे 2 टैलेंटेड लोगों की जरूरत है जो एक दूसरे को समझते हों। आप दोनों बाहर इंतजार कीजिए, जल्द ही आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड ट्यूसडे को। इस तरह की इमोशनल कहानियां देखने के लिए मेरे कार्टून चैनल इश्क टून को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। हैव अ नाइस डे, बाय।